नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राजधानी लखनऊ के पुलिस कंट्रोल रूम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉल आया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सुरक्षा मुख्यालय में तैनात कांस्टेबल के सीओजी फोन पर धमकी दी गई। इसके बाद लखनऊ के महानगर थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला सीएम योगी से जुड़ा होने के कारण पुलिस काफी एक्टिव हो गई है। आरोपी का पता लगाने के लिए अलग अलग टीमें भी बनाई गई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले जनवरी में भी सीएम योगी और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली थी। उस मामले का पुलिस ने कुछ दिनों में ही खुलासा किया था और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बार बार इस तरह की धमकी क्यों? देखिए, ये धमकी नहीं कहा जा सकता, गीदड़ भभकी है। और ये जो मीडिया में चल रही है खबरें कि ये कॉल आया, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, उसके बाद हड़कंप मच गया पुलिस महकमे में, ये मजाक है। क्योंकि जिस तरीके से ये गीदड़ भभकी थी, धमकाने डराने की कोशिश है, वो लोग जान नहीं रहे कि हम डरा किसे रहे। क्योंकि पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय ये धमकियां दी गई। उसके पहले भी योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली थी कि आपको उड़ा देंगे, बम लगा देंगे, विस्फोट हो जाएगा। तो ये जो धमकियां मिल रही है, ये कारण धमकी नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि धमकियां मिल क्यों रही है। ये कौन से लोग हैं जो अचानक से योगी आदित्यनाथ को डराने के लिए निकल चुके हैं, जिनको लगता है कि छोटे मोटे कियोस्क पैदा करके हम योगी को बैकफुट पर ला देंगे या सीएम योगी के समर्थकों को, ये जो भगवा ब्रिगेड है, उस भगवा ब्रिगेड को डरा देंगे। क्योंकि इनकी आदत है, कुछ लोगों की तो आदतें हैं, कुछ समुदायों की आदतें हैं कि वो डराने की कोशिश करते रहे हिंदुस्तान के अंदर भी। और अगर उसके कारणों पर जाया जाए कि भाई, सबसे पहले कोई भी मामला जब दर्ज होता है इस तरह का धमकी का, तो उसमें देखा जाता है कि जिसको धमकी दी गई है उसके दुश्मन कौन कौन हो सकते हैं। अब योगी आदित्यनाथ की बात है तो अलग अलग समय में धमकियां दी गई, अब कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। और फिर उन कारणों को जोड़कर एक महत्वपूर्ण मेन जो कारण है उसको देखा जा सकता है, तभी पता चलेगा कि कौन है जो योगी आदित्यनाथ से परेशान है। सबसे पहले उसमें प्रतिद्वंदी का नाम आता है, फिर प्रतिरोधी का और फिर दुश्मन का। तो प्रतिद्वंदी में तो आजकल जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, उससे अखिलेश यादव के समर्थक परेशान हैं। अखिलेश यादव खुद भी परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसको राजनीति में पूरी तरीके से सेंटिमेंटल हो जाते हैं। और ये नॉर्थ इंडिया से ज्यादा साउथ इंडिया में देखने को मिला था, क्योंकि वहां पर सेलिब्रिटी राजनीति में भी आने लगे और ऐसा जुड़ाव हुआ कि स्थितियां ऐसी हो जाती है कि जयललिता की मौत होती है और कई लोग आत्मदाह करने लगते हैं। जो आत्मदाह कर रहा है उसका सेंटिमेंट उस नेता से कैसे जुड़ा हुआ है, यह सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो किसी के लिए मर सकता है वो अपनी जान के साथ दूसरे की जान ले भी सकता है, अगर उसका सेंटिमेंट ऐसा हुआ तो सबसे पहले जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात करेंगे तो मायावती उतनी परेशान नहीं है। अब ये तो बात की बात है कि मायावती को अखिलेश यादव से ज्यादा राजनीतिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव से कम सीटें मायावती की विधानसभा में भी है, लेकिन फिर भी वो उस तरह से परेशान, फ्रस्ट्रेटेड नहीं दिख रही है। वो कहीं भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए, खत्म करने के लिए सारे चोर लुटेरों के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। वो एक सम्मानजनक दूरी बनाए हुए है और अपने राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगी है। वो परिस्थितियों को समझती हैं कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है तो हम भी कभी मजबूत स्थिति में थे, हम भी सीएम रह चुके हैं, हमारी भी सरकार बनी है, आज उसकी सरकार है, कल हो सकता है हमारी सरकार फिर से बन जाए, लेकिन उसके लिए फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। ये सारे निकम्मों की फौज खड़ी करने की जरूरत नहीं है, अपनी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है और उसमें अखिलेश यादव फेल हो जाते हैं।
अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो सदन के अंदर, सदन के बाहर हर जगह एक व्यवहार करते हैं। ये स्थिति ये हो जाती है कि अखिलेश यादव उन गुंडे, मवालिए, माफियाओं को भी अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं जिसको योगी आदित्यनाथ से डर लग रहा है। मतलब माफियाओं का साथ लेने से भी ये गुरेज नहीं करेंगे, उसका समर्थन कर देंगे। अगर माफियाओं के खिलाफ योगी की सरकार ने कोई अभियान चलाया तो अखिलेश यादव उसका विरोध करेंगे, मायावती विरोध नहीं करेगी। कांग्रेस की बात जहां तक है, वो उसकी ताकत ही नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेट हो या विरोध करे या प्रदर्शन करे। कांग्रेस उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुकी है। थोड़े बहुत आधार जो बचे हैं उसके कार्यकर्ताओं में, नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो इस लेवल पर सोच सकें कि योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम के खिलाफ कोई ऐसे अपमानजनक और डराने वाली कार्रवाई हो सके। तो इसलिए प्रतिद्वंदिता के स्तर पर देखा जाए तो अखिलेश यादव के समर्थक जिनके सेंटिमेंट की बात किए कि कुछ जुड़े होंगे, उनको भी इस बात के लिए लगता है फ्रस्ट्रेशन की योगी आदित्यनाथ जब तक रहेंगे तब तक अखिलेश यादव सीएम नहीं बन सकते दोबारा। और ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों की कमी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, चाहे वो अखिलेश का समर्थक ही हो, अगर उसके अंदर एक बात का सेंटिमेंट और है, यानी कि वो अगर हिंदू है, तो उसके दिमाग में, मन में कहीं ना कहीं ये भावना घर कर जाती है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी बदला है। यहां पर जो अखिलेश यादव हों या पूर्ववर्ती सरकारें हों, जिस तरीके से अपीजमेंट पॉलिसी, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, हर समय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ये अखिलेश यादव की पार्टी में ये तक सवाल उठ जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो अभी समाजवादी पार्टी छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी उसने सवाल क्या उठाया था, उसके दिमाग में क्या सवाल उठा कि भाई अखिलेश यादव कैसे सेकुलर हो सकते हैं जब वो अपने ऑफिस में पूजा करते हैं। कोई ऑफिस का उद्घाटन कर रहा है, कार्यालय बना रहा है और वहां पर वो पूजा न करे, यही सेकुलरिज्म है। तो इसका मतलब अगर कोई हिंदू है, फ्रस्ट्रेटेड है, अखिलेश यादव का अंध समर्थक है, फिर भी वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद एक वर्ग आता है उत्तर प्रदेश के माफियाओं का, जिसकी कमर तोड़ के रख दी है योगी आदित्यनाथ ने। उसके अंदर भी इस बात का फ्रस्ट्रेशन है और ये लगता है कि जब तक योगी है तब तक हम यहां पर फल फूल नहीं सकते। या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या फिर यहां पर रहना है तो गुंडागर्दी, माफियागिरी छोड़ दो। ये चिटपुट घटनाएं जो प्रदेश के अंदर होती रहती है, छोटी मोटी, ये छोटी मोटी घटनाओं को अपराध और प्रशासन की विफलता से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ये घटनाएं घटते रहेगी। एक दो मर्डर हो गए, हंगामा हो गया, झगड़ा हो गया, छीना चोरी हो गए, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। हमेशा ये देखा जाता है कि किसी जगह पर जब संगठित अपराध है पनपने वाला, और या संगठित अपराध पनपता है, तब प्रशासन की विफलता होती है। अगर छोटे मोटे अपराध होते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन की विफलता होती है। छोटी मोटी कार्रवाई को या छोटे मोटे इस तरीके के अपराध को रोका नहीं जा सकता, ये ह्यूमन नेचर है। और जब से प्रकृति बनी है, जब से आदमी, व्यक्ति पैदा हुआ, पूरी दुनिया में उठाकर देख लें, चाहे एक एक व्यक्ति के पीछे एक एक पुलिस वाले भी लगा देंगे, तभी भी अपराध को पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ये जानवरों के बीच भी होता है, जितने जीवित प्राणी हैं सबके बीच होता है, ह्यूमन टेंडेंसी भी है, सही है। ये कहीं ना कहीं आपराधिक भावना उसके अंदर होती है, चाहे वो एबिसिव हो, यानी कि चाहे वो किसी को दुखी कर दे गाली देकर, किसी को दुखी कर दे कुछ ऐसी बातें बोलकर, या फिर किसी को दुखी कर दे हिंसा करके, तो ये भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल और है कि माफियाओं के बीच किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक मुख्यमंत्री को धमकी देने की कोशिश कर सके। वो अगर धमकी देता है और कहीं से तार जुड़ जाते हैं तो वो जानता है कि मेरा पूरा सफाया होगा। तो इसके बाद बचता कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन
जिसको प्रतिद्वंदी नहीं कहा जा सकता, शत्रु कहा जा सकता है। और वो जो ये कुछ घटनाएं घटी है उसको जोड़कर देखा जा सकता है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अगर राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, सीएम योगी को उड़ाने की धमकी, इस पूरे कार्यक्रम को में विघ्न डालने की कोशिश, ये तो कौन कर सकता है? जो बाबर का समर्थक है, जो बाबर के औलाद है, जिनको लगता है बाबरी मस्जिद को ढहाया गया और वहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी और उसी पे राम मंदिर बन रहा है, तो इसलिए उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। और ये जिहादी तत्व हैं, ये ऐसे लोग हैं जो चाणक्य के शब्दों में कहें तो चाणक्य जब गुजरते थे उन वीथियों से, गलियों से, तो वहां पर कुछ कांटे दिखाई पड़े। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कांटे को हटा रहे हैं। और उसके बाद चाणक्य गुजरे, कांटा देखा और उसके बाद उन्होंने क्या किया? वहां पर चारों तरफ शक्कर डाल दिया। जब कुछ लोगों ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखो, समस्या का समाधान जो है ये दो तरह से किया जाता है। पहली समस्या का समाधान, हम जा रहे हैं, कांटे चुभ जाएंगे तो इसलिए उसे हटाकर अलग कर दो, लेकिन फिर 4 दिन के बाद वो कांटा उभर जाएगा, ये जड़ से खत्म नहीं होगा। फिर वो पौधे, जो कटीले पौधे हैं, वो फिर से उभर जाएंगे और फिर लोगों को समस्या होगी। इसीलिए हम समस्या का तात्कालिक समाधान नहीं चाहते, हम समस्या का पूर्ण समाधान चाहते हैं। और उसके लिए शक्कर इसलिए डाला गया है कि यहां चींटियां आएगी और इस पूरे पौधे को जड़ से खत्म कर देगी, उसका विनाश कर देगी। यही बात है हिंदुस्तान के अंदर जो ये जिहादी तत्व हैं, उन लोगों को अब तक ये जड़ से हिलाने वाले कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक इनको खुश करने की कोशिश की जाती रही और इसलिए इसका मनोबल बढ़ा हुआ है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इन लोगों ने धमकियां दी थी, अब फिर से लग रहा है चुनाव आने वाला है, कुछ ऐसे डराने वाली बातें करो जिससे कि योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़े लेकिन रैलियों की संख्या कम हो जाए। ये अपने तरीकों में बदलाव कर लें, क्योंकि डर तो लोगों को इसी बात से है, इन लोगों को डर इसी बात से है कि आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सनातन धर्म की बात करते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक राजनेता के तौर पर सनातन धर्मी बने हुए हैं। उनका वेशभूषा ये नहीं दिखाता है कि ये संत हैं, ये भगवाधारी हैं, ये हिंदू धर्म के हमेशा प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश का सीएम है, जो संत है और ये कहने में कभी गुरेज नहीं करते, वो भगवाधारी हैं और भगवा ड्रेस पहन के जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो वो इस्लामिक देश में भी जाएंगे तो वही भगवा ड्रेस पहन के जाएंगे, यूरोप में भी जाएंगे तो वही भगवा ड्रेस पहन के जाएंगे। जो अब तक छिपा हुआ है हिंदुस्तान सेकुलरिज्म, ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र के तौर पर पूरी दुनिया में माना जाने लगेगा कि जिस देश का प्रधानमंत्री भगवाधारी है, भगवा पहनता है, जो पूजा पाठ करने से परहेज नहीं करता, जो टोपी धारण करने को मना कर देता है क्योंकि वो व्यक्तिगत आस्था के खिलाफ है, वो देश तो ये सो कॉल्ड सेकुलर नहीं हो सकता। दूसरे धर्म के लोगों के लिए अधिकार होता है, जो कोई धार्मिक स्टेट होता है वहां क्या दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते? ये 57 मुस्लिम कंट्री है, वहां पर हिंदू नहीं रह रहे। अबू धाबी में ऐसे ही थोड़ी इतना बड़ा हिंदू मंदिर बन चुका है। कारण तो यह है अधिकार सीमित हैं और उन अधिकारों के साथ हमें आपकी सुरक्षा की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी ये अधिकारों के नाम पर हम अपने देश की संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, इनकी मान्यताओं परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। डर इस जिहादी वर्ग को है और इसलिए ये पूरा विश्वास है कि इन जिहादी तत्वों ने ही ऐसी धमकी देने की कोशिश की, बम से उड़ा देंगे। लेकिन ये सोचना चाहिए, एक धमकी से जो स्थितियां पैदा हो रही है ये वैसे ही है जैसे दाऊद इब्राहिम के समय में मुंबई में हमला करना था, बाबरी मस्जिद के बाद की स्थिति थी, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। और ऐसी खबरें आई थी कि प्लानिंग चल रही थी बाला साहब ठाकरे या फिर लाल कृष्ण आडवाणी, इन दोनों के ऊपर अटैक करना चाहिए।
से सारे जो जिहादी संगठन थे, इसके बीच ये चर्चा हुई कि अगर बाला साहब ठाकरे और लाल कृष्ण आडवाणी इन दोनों पर हमला हुआ तो पूरे अरब देश में ये तैयारी कर लो टेंट तंबू लगाने की। हिंदुस्तान का जो 18-20 करोड़ मुसलमान है वो उसी तरह से भाग भाग के यहाँ आएगा जैसे दूसरे देशों से यहाँ वहाँ जा रहा है। आज की स्थिति भी वही है। अगर इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ को इससे खरोच भी लग गई तो हिंदुस्तान की स्थिति वही हो जाएगी जो म्यांमार से भाग भाग कर ये रोहिंग्या, कोई अरब सागर में डूब के मर गया, कोई जाकर बांग्लादेश के कैंप में रह रहा है। छिटपुट तरीके से इन जिहादियों के समर्थक जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन लोगों ने भी संरक्षण दे रखा है। उसी तरीके से म्यांमार से भी बुरी स्थिति होगी और इसलिए इन लोगों को कड़ी चेतावनी मिली है कि अगर ऐसे व्यवहार को बदलोगे नहीं तो फिर तुम्हारे लिए हिंदुस्तान में 2 गज जमीन नहीं मिलेगी। मरने के बाद कब्र के लिए जमीन नहीं मिलेगी, उसके लिए भी तुम्हें बाहर ही ढूंढना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी जगह नहीं है। इसलिए ये धमकियां जो है ये गीदड़ भभकी है, ये उस व्यक्ति को आगे जाने से रोकने की एक कोशिश साजिश है जो कि प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं कि पीएम मोदी के बाद अब योगी ही प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार होंगे। इसलिए इन लोगों को ये संदेश मिलना चाहिए और हिंदुओं को इस बात के लिए कम से कम बताना चाहिए कि अगर खरोच आ गई तो फिर इस बार तो विनाश का मंजर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई है। बार बार इस तरह की हरकत करना इन बदमाशों को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बात सीएम योगी की है जो साफ साफ शब्दों में दोहराते रहते हैं कि अपराधी चाहे कोई भी हो बच नहीं पाएगा। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।